वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका उत्तर भी देने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल एक आतंकी हमला हुआ है, 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। यह जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ है। तो देखिए, ये घटना ऐसे लगातार क्यों होता है। हाल ही में देखिए, आपको एक बैठक होने वाला है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शायद भारत में आए, तो एक समान माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है दोनों देशों के बीच, ताकि स्थितियां, जो बदतर स्थितियां चल रही हैं रिलेशनशिप में, वो थोड़ा सा ठीक हो सके। उस दौरान इस प्रकार के घटनाक्रम नॉन स्टेट जो एक्टर होता है जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आते हैं, उसके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं लगातार की जाती रही है। जब भी चर्चा की बात की जाती है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं पाकिस्तान के आतंकी समूह, वो एक्टिव मोड में काम करने लगते हैं। इसी को ध्यान में रख के अपना उत्तर लेखन तैयार कीजिएगा। देखिए, यह जो क्षेत्र है भाटा धुलिया, यह आतंकियों का गढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर हमले होते रहे हैं। सरकार इसके, जो हमारे सशस्त्र सेनाएं हैं, इसके विरुद्ध अभियान चलाती रही है। फिर भी बस इसके संदर्भ में ये समझने की जरूरत है, जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है उसमें जनता के हित से कहीं अधिक उन नॉन स्टेट एक्टर जो है, नॉन स्टेट एक्टर जिसे हम लोग आतंकी समूह के रूप में जानते हैं, उसके हित बहुत प्रभावी होते हैं। वो दोनों देश के बीच समान स्थिति को कायम नहीं होने देना चाहता है। वो 1999 का मामला हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था समझौता एक्सप्रेस, बसें चलाई गई थी। उस दौरान उसके बाद समान स्थिति कायम करने का प्रयास किया गया था, तो आपको आतंकी हमला देखने को मिला होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी, जब नवाज शरीफ की बेटी के शादी के अवसर पर पहुंचा गया, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर भी समान स्थिति कायम करने के लिए, एक जस्टिस कायम करने के लिए, उसके बाद देखते हैं आपको उरी हमला आपको होता है। तो ये सब घटनाएं आपको एक क्रम के तौर पर देखने को मिलता होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़िएगा। अब चलिए एक केस स्टडी देखिएगा। नरोडा गांव दंगे में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो गोधरा कांड, अग्निकांड तो मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया हूं, उससे संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा किया हूं। बरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये आपके लिए केस स्टडी क्या है। तो केस स्टडी यह है कि 21 वर्ष बाद आया है फैसला। हमारे न्यायिक सिस्टम को यह तय करने में लग गया 21 वर्ष कि यह जो व्यक्ति है या तो निर्दोष है या तो दोषी है। यह तय करने में 21 साल लग गया। तो सोच के देखिएगा, यह हाई प्रोफाइल जब केसेज इस प्रकार से हाई प्रोफाइल के जो केसेज होते हैं, इस प्रकार के जो घटनाक्रम में आपको लोग शामिल होते देखते हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं आप सोच सकते हैं कि पूर्व मंत्री माया कोडनानी है, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता जगदीप पटेल हैं, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी हैं। तो ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके लिए जो फैसला आ रहा है उसको सुनाने में माननीय न्यायालय को 21 वर्ष लग जा रहा है। तो एक आम व्यक्ति जब जाएगा, जिसमें उसे सारे विकल्प स्वयं तलाशने होंगे, सिस्टम स्वयं क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए न्यायिक व्यवस्था कितने वर्षों का होगा, सोच के देखिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किताबी ज्ञान से कहीं अधिक है, न्यायालय को भी अपने जो सैद्धांतिक आधार है उससे कहीं हट कर काम करने की जरूरत है, त्वरित न्याय देने की जरूरत है और न्यायिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त करने की जरूरत है, ताकि न्याय सदृश प्रतीत हो। अब मान लीजिए इस घटना में यह बरी न होकर दोषी भी होते, मान के चलिए दोषी भी होते, तो 21 वर्षों के बाद न्याय क्या न्याय सदृश लगता, सोच के देखिएगा। या इस प्रकार से कोई भी मामले अगर आपको लगते हैं, हाल ही में बहुत से ऐसे केस आपको देखने को मिला होगा जिसमें 32 वर्ष के बाद फैसला आया, किसी का 36 वर्ष के बाद, किसी में 48 वर्ष का, किसी का 101 102 वर्ष के बाद आया फैसला।
जो औपनिवेशिक शासनकाल से चल रहा था। तो न्यायालय को तय करने में अगर इतना वर्ष लग जाता है कि या दोषी है या बरी है, तो यह समस्या हो जाता है मूलभूत कि न्यायिक व्यवस्था को हम कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़े। सबसे इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र में सभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? भारत का लोकतंत्र है ना, यही ना है। उसके बाद ही कोई सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, और भी सिस्टम हमारे पास जुड़े हुए हैं। जब इसको मजबूत करना है लोकतंत्र को, तो सारे सिस्टम जो पिलर इसके साथ काम करने होंगे बेहतर समय तरीके से। इसी केस स्टडी को आपको देखना है, समझना है। बाकी ये घटनाक्रम कौन बरी हुआ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, इस किस मामले में इसको बरी मिला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर केस स्टडी के तौर पर ये जो लेट लपीती है, जो बार बार अभी विधायिका हाल के पिछले 2-4 महीने में आप लोग देखते होंगे, हमारा जो कानून मंत्री, हमारे देश के कानून मंत्री और जो न्यायालय के लोग हैं आमने सामने आए हुए हैं। विपक्षी दल भी इसमें कुछ बातें अपना पैर लगाई है, जिसमें ये बार बार बातें बोली जा रही है विधायिका के द्वारा कि हम त्वरित न्याय को कैसे जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। इसलिए संशोधन बहुत जरूरी है, पूर्ण स्थापना इसकी बहुत जरूरी है, बहुत सी चीज़ों पर बदलाव करने की जरूरत है, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने की जरूरत है। तो ये सब प्रयास आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख के यहाँ भेजिएगा 150 शब्दों में। तमाम प्रयासों के बावजूद भी न्यायपालिका के निर्णय न्याय सदृश प्रतीत नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे जो भी कारक है उससे स्पष्ट करें। 150 शब्दों में लिखिएगा जो भी सुधार किए गए हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, समस्या क्या है, न्यायालय के पास कितने केस पेंडिंग है, जजों की संख्या क्या है, सभी पहलुओं पर प्रशासनिक कमियां क्या है, सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए आप अपने उत्तर को लिखिएगा। प्रयास कीजिए। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, निश्चित मानिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी सफलता रखी हुई है। बस ध्यान ये रखना 365 दिन प्रयास करते रहना है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जो अगर कोई लोग नहीं दे रहे हैं तो उनकी छोड़िए, अपनी कहानी तय कीजिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर 3600 है, विजडम पर लगभग 14,000 स्टूडेंट हैं, तो किनको सिलेक्शन लेना स्वयं तय कीजिए। बाकी कहानियाँ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और हाय सर और हेलो सर करते से सिलेक्शन नहीं होता, और मैं ये सब चीज़ों से बहुत सख्त खिलाफ हूँ। आप लोग केवल क्या कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। नहीं, जिस दिन आपका पीटी हो गया ना, तो अगर आंसर राइटिंग आप बेहतर नहीं किए हुए नहीं हुए तो मेंस आपके हाथ से, आपके आंखों के सामने अपने हाथ से निकलते हुए देखिएगा। तो उस दिन मेरी याद आपको आएगी कि कोई सर थे जो बार बार लिखने के लिए बोलते थे और हम लोग केवल हवाबाजी करते थे। ये चीज़ उस दिन समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। इतने बेहतर तरीके से आप लोग को टॉपिक में आप लोग को कवर करके देता हूँ, केस स्टडी क्या है, किस प्रकार से। बहुत दुख होता है कि इस प्रकार से मेहनत करने के बाद भी आप लोग स्टूडेंट लोग हैं केवल उसी प्लेटफॉर्म के तरीक़ों से चलना चाहते हैं कि जो पुरातन स्थितियाँ रहती थी। बहुत दुख होता है। 1 घंटा मैं लगातार बोलता हूँ, ऐसा रहेगा तो कब तक चलेगा? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। और मैं आप लोगों को पहले भी बोलता हूँ, मैं व्यूअर के लिए परेशान नहीं हूँ। मेरे पास मेरे खाने और पीने के लिए कमी नहीं है। मैं बहुत से तरीके से पैसे कमाने का तरीका जानता हूँ। मैं कुछ एक मोटो लेकर चला हूँ जिसको आप लोग को पूरा करना चाहिए। मैं एक ऐसे ऑथेंटिक चीज़ों को आप लोग सामने पब्लिश करना चाहता हूँ ताकि आप लोग ने एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। इसलिए मेरे बातों में आप लोगों को इन सब चीज़ों का झलक सुनने को मिलता होगा। बेहतर समाज कैसे बनाए, केवल अफसर बन जाने से नहीं ना हो जाता है सिस्टम सही। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कोऑपरेट कीजिए, लगातार लिखिए। अब राहुल गांधी के दोषी ठहराने पर रोक जो था, पटिशन दायर किया गया था, उस पर सत्र अदालत ने क्या किया, इनकार कर दिया, खारिज कर दिया है। तो मामलों में कुछ बातें निकल के आई है, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे क्या कहा सत्र अदालत ने कि सीआरपीसी की धारा 389 ए के तहत दोष सिद्धि निलंबित रोकने की दी गई शक्ति सावधानी के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि हम दोष सिद्धि के मामले में अगर निलंबित कर रहे हैं, उसे रोकने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो न्यायालय को क्या कहिए, सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसा शक्ति का आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से प्रयोग किया जाता है तो न्याय प्रणाली को लेकर जनता के विचारों में गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब मैं कितनी बार बोला हूँ, हेट स्पीच के मामले में नज़ीर पेश करने वाला एक
मामला होना चाहिए। तो राहुल गांधी का जो मामला है ना, राहुल गांधी का मामला इसी तरीके से है, हेट स्पीच के मामले में। कब तक हम सिस्टम को इन सब चीज़ों से, अब कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या कोई अन्य दल को, समय आ गया है न्यायालय को भी, न्यायालय अब समय आ गया है इस तरह कि न्यायालय को इस प्रकार के नज़ीर पेश करने वाले फैसले सुनाने चाहिए। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह जो दौर फेज चल रहा है ना, राजनीतिक उठापटक की जो बातें चल रही है, प्रशासनिक गठजोड़ की बात चल रही है, जिसमें ये आपको ज्वालामुखी के ढेर पर सिस्टम डेवलप है। यह कब क्लैप्स कर जाएगा यह कोई नहीं जानता है, इतना हेट स्पीच बढ़ गया है। इसलिए सिस्टम को सही करने के लिए ये सब जरूरी हो जाता है कि समय समय पर नज़ीर पेश करने वाला आपको होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। यह मामला 23 मार्च को आप लोग जान ही रहे, बवाल पूरा देश में हुआ है, इसे कौन नहीं जानता है। सत्र अदालत ने राहुल गांधी के दोषसिद्धि रोकने से इनकार करते हुए फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस के राजवंश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर जानबूझकर ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। यह अनुराग ठाकुर के द्वारा बोली गई ये राजनीतिक बातें हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा। इनके लिस्ट कुछ मैंने आप लोग को बताया था, उस लिस्ट को याद रखिएगा। अगर एक गलती किया जाता है अचानक से, कभी अचानक में आपसे मुंह से निकल गया किसी जाति सूचक वर्ड, धार्मिक सूचक वो शब्द निकल गया और किसी के ठेस निकल गया, देखिए वो उसमें है माफ़ी मिल सकती है। पर एक लगातार सिस्टम के साथ हर सभा में अगर बोला जाए तो यह नियोजित होता है, प्रयोजित होता है और किसी मानसिक कुंठा का शिकार होता है। तो सोच के देखिएगा ऐसे व्यक्ति को रोकने की जरूरत है या नहीं है। अभी आप है ना पार्टी विशेष मत होइए कि राहुल गांधी एक पार्टी के नेता है और आने वाले भविष्य को तय करेंगे। उससे कहीं बेहतर है कि हमारा लोकतंत्र का जो नींव है वो कैसे खोखला हो रहा है इन प्रकार के हेट स्पीच के अवधारणाओं से, इस प्रकार से कुंठा मानसिकता से। अब देखिएगा अतीक अहमद के मामले में आप लोग देखे होंगे, अतीक अहमद के मामले में उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ था जिस तारीख को, उसी दिन आपको एक हिंदू कोई माफिया था, मेरा नाम अभी मिस कर रहा हूँ, उसका एनकाउंटर हुआ था। सोच के देखिए, तो उस एनकाउंटर पर किसी ने हाय तौबा नहीं किया था। किसी भी व्यक्ति, जो राजनीतिक लोग अभी हाय तौबा कर रहे हैं ना, वो नहीं किया था। पर उसके बेटे के एनकाउंटर पर, फेक एनकाउंटर, पुलिस पर सीधा आप आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो पत्रिका है उसने अतीक अहमद के मौत को जुडिशरी किलिंग की बात की है, मैं आगे अभी चर्चा करूंगा लेख में। साथ ही साथ बीबीसी न्यूज है, उसने पूर्व सांसद बोला, ये नहीं बोला कि अतीक अहमद माफिया है, डॉन है, बहुत से ऐसे कार्य को किया है। तो देखिए हमारा जो राजनीतिक विचारधारा कैसे परिवर्तित हो चुका है। हम सही को सही और गलत को गलत कहने की भी क्षमता नहीं रखते हैं, पूरा मैकेनिज्म काम करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नज़ीर पेश करने वाली चीज़ों को शामिल करने की जरूरत है अपने न्यायिक व्यवस्था में, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में, सभी जगह, ताकि है ना स्पष्ट और संदेश दिया जा सके कि लोकतंत्र सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, कोई परिवार विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, कोई वंश विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ जनता के लोग जो शासन कर रहे हैं उसके बिहार पे आप लोग शासन कर रहे हैं, जनता इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जो संरक्षण के लिए जो सिस्टम बनाया गया, मैकेनिज्म, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए असम अरुणाचल में समाप्त किया गया सीमा विवाद, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। हाल ही में असम मेघालय भी सीमा विवाद समाधान हुआ, जिस पर न्यूज एनालिसिस मैंने किया था। यह आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 सीमा विवाद अनुच्छेद 263 के तहत यह टॉपिक शामिल होगा। और आप लोगों को क्या करना है, स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट को अपने टॉपिक से, जीएस पेपर 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, किस पेपर में है, यह टॉपिक सीमा विवाद और अनुच्छेद 263 उससे टैली करके इस न्यूज को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने गुरुवार को क्या हुआ है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के 5 दशकों पुराने सीमा विवाद को समाप्त कर एक हस्ताक्षर कर दिया। शांत और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। देखिए पूर्वोत्तर जो भारत है, जो पूर्वोत्तर भारत आप देखते हैं, ये जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत का, ठीक ना, आप देखते हैं ये जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सीमा विवाद इसमें यहाँ क्यों है, क्योंकि बहुत से जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जब सीमा निर्धारण किया जा रहा था,
यह संघन जंगल का क्षेत्र है, तो सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं हुआ। तो आधुनिक भारत जब 47 के बाद चीजें स्पष्ट होने लगी, राज्य बनने लगे, तो बेहतर समय सीमा प्रबंधन चीजें सामने आने लगी, तब सीमा विवाद का स्तर देखने को मिल जाता है, विवाद हो जाता है। यहाँ असम और मेघालय के साथ 67% सीमा विवाद समाप्त करने का समझौता किया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह सीमा विवाद मुक्त हो चुका है। इसी तरह देखिए, पूरे विवाद का समाप्त स्थानीय लोगों के भरोसे में लिया गया है। 12 क्षेत्रीय समितियां ग्रामीण बातचीत की गई, ये सब प्रोसेस अपनाया गया, जिसमें कहा कि 2009 के बाद से ब्रू, NLFT, बोडो, काली अलांग और आदिवासी गुटों के साथ समझौता विवाद समाप्त करने के लिए किया गया, अर्थात क्षेत्रीय संगठन जो थे, समितियां थी, उससे बात करके समस्या समाधान किया गया ताकि सभी का सहयोग प्राप्त हो, ये बातें की गई। देखिए 2014 के बाद पूर्वोत्तर भारत में 67%, सुरक्षा बलों की मौत के जो मामले हैं उसमें 60%, और आम नागरिकों की मौत में लगभग 83% की कमी आई है। कारण उसके पीछे क्या, केवल सीमा विवाद था, उससे संबंधित और भी पक्ष जो थे। तो इस प्रकार के हिंसा जो कम होते थे, वैचारिक मतभेद हुआ करता था, तो ये कारण आप जाने। इसी कारण अस्पा लागू था, क्योंकि वो आसान क्षेत्र था। अस्पा आर्म फोर्स जो स्पेशल एक्ट होता है वो, इसके बारे में पहले भी चर्चा किया हूँ। तो मेघालय त्रिपुरा में पूर्णतः समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन बताइएगा कि अस्पा जो कानून है वो कब लागू किया गया था भारत में, किन किन राज्यों में लागू अभी वर्तमान में है, और किन राज्यों से आपको समाप्त कर दिया गया है अस्पा कानून। तो चलिए इसके बारे में आप लोग आंसर लिख के भेजिएगा, ये सब चर्चा की जा चुकी है। अब हम बात करेंगे इसी में की नोट्स के तौर पर, भारत में राज्यों के सीमा विवाद कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए, क्या केवल पूर्वोत्तर भारत में ही केवल सीमा विवाद है? आप लोग को याद होगा, मैं पॉलिटी की क्लास जब ले रहा था, उसमें 1956 का जो एक्ट था, भाषा के आधार पर जो बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसमें मैंने कुछ कुछ आइडियोलॉजी की चर्चा की थी। कितने लोगों को याद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो का लिंक मैं सबमिट कर दूंगा ताकि आप लोग आसानी से देख सके, समझ सके। उसमें मैंने कुछ विचार, वैचारिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से क्या है, राज्यों का जो अलग अलग वैचारिक रूप से मांगे की जा रही है अलग करने के लिए, तो उसी के संदर्भ में इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी का बड़ा रूप है यह सीमा विवाद। असम मिजोरम आपको देखने को मिलेगा, असम अरुणाचल प्रदेश विवाद देखने को मिलेगा, असम नागालैंड देखने को विवाद मिलेगा, असम मेघालय है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हिमाचल प्रदेश विवाद है, सीमा विवाद, लद्दाख हिमाचल प्रदेश सीमा विवाद, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, जिस पर मैंने हाल ही में चर्चा किया है। आपको इधर लगता है एक महीना लास्ट वीडियो होगा जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटक का जो विवाद क्षेत्र था आपको मैंने पढ़ाया भी था। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी चीजें लगभग कवर की जा चुकी है। अब अनसुलझे क्यों है अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, जो क्षेत्रीय सीमा विवाद है, पूर्वोत्तर का हो, कर्नाटक का हो, या हिमाचल प्रदेश का हो, या अन्य कहीं भी, उसका क्यों है उसका अनसुलझा हुआ, तो इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। भाषी आधार पर जो पुनर्गठन का विचारधारा जो दिया गया था 1956 में, तो ध्यान रखिएगा इसकी प्रशासनिक सुविधा पर दिया गया था। महत्वपूर्ण था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसका बंटवारा किया जाए, और भी गाडविल फार्मूला दिया गया था साथ में, गाडविल फार्मूला। तो क्वेश्चन में आप लोग को बताना है, ये सब चर्चा मैं पहले भी किया हूं, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, जो लोग नहीं है सर्च करने का सीखिए, ताकि और भी बेहतर तरीके से आउटपुट आपका निकल सके। तो गाडविल फार्मूला क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, इसे भी लिख कर भेजने का प्रयास कीजिएगा। और ये कहाँ भेजना है, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप एंड्रॉयड, आपको गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से, दोनों जगह युक्ति आईएएस का ऐप अवेलेबल है। तो वहाँ से डाउनलोड कर आप एक युक्ति आईएएस पर आइएगा, तो एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है और एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस ग्रुप जो बना हुआ है, पेड ग्रुप है। तो आप दोनों में कहीं भी, आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो वहाँ सेंड कर सकते हैं, नहीं तो कम्युनिकेशन ग्रुप में सेंड कीजिएगा, वहाँ पर मैं रिव्यू करके लोगों का आंसर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, इसी में आधार पर, तो पुनर्गठित जो राज्य का काफी हद तक एक भाषा एक राज्य के विचार से मिलते जुलते थे, इसके आधार पर ये चीजें उभर कर आई थी। भौगोलिक जटिलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, अनसुलझा होने के कारण इस क्षेत्र में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। भौगोलिक जटिलता, यहाँ जहाँ नदियां, पहाड़ियां, जंगल कई जगहों दो राज्यों में फैले होते हुए सीमा का भौगोलिक रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अभी भी बहुत जगह क्षेत्र के साथ साथ दो राज्यों के बीच जल नदी का बंटवारा, अर्थात इस तरफ का जो हाफ नदी होगा वो उस राज्य को जाएगा, इस राज्य का नदी भी बंटवारा का कारण बनता है।
पर जंगल को कैसे बांटा जाए, ये सबसे बड़ा पहाड़ी इलाकों में मान लीजिए हम उत्तर बिहार में हैं, कहीं तो भूमि को बंटवारा कर सकते हैं, पर पूर्वोत्तर राज्य में जो ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, हिमालयी क्षेत्र जो है ऊपर शिखरों पर है, तो उसे कैसे बांटे जाए, इसके लिए भी एक समस्या, भौगोलिक जटिलता एक कारक होता है। औपनिवेशिक मानचित्र जो बनाया गया था, जिसमें असम के बाहर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ा इलाका घने जंगलों को जो थिक फॉरेस्ट के रूप में छोड़ दिया गया था, उन्हें अन्वेषित या इस प्रकार से चिन्हित किया गया था कि वो भारत के क्षेत्र में है, पर उसका निर्धारण नहीं किया गया, अर्थात घने जंगलों को छोड़ दिया गया था। जो 1947 के बाद जो स्थितियां बनी, उसके बाद धीरे धीरे राज्यों का जब इसको इन पूर्वोत्तर राज्यों को जब अलग अलग राज्यों का श्रेणी देने लगा, गठन किया जाने लगा, तो इन घने जंगलों पर अधिकार करने से संबंधित हमारे भौगोलिक क्षेत्र में है दावा करना शुरू किया गया, तो जाके समस्याएं और भी जटिल होती गई। इसे समझने की जरूरत है। और स्वदेशी समुदाय भी एक समस्या इसमें है कि अधिकांश भाग स्वदेशी समुदाय अकेले रह गए हैं, जैसे प्रशासनिक सुविधा के लिए सीमाएं जरूरत पड़ने पर खींची गई, जैसे असम 1963 में, नागालैंड 72 में, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का रूप में गठित किया गया था, नए राज्य बनाए गए थे। इन तथ्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जो उपरोक्त तथ्य था ना, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। राज्य की अनुशंसा कर दी गई, बना दी गई, और भूमि निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। मान लीजिए यह भारत का नक्शा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, अब त्रिपुरा में बनाना है, तो मान लीजिए हमने खींच दिया एक, हाँ ये जो क्षेत्र है त्रिपुरा का है मान के चलिए, तो इसका वास्तविक रूप से कहाँ पर है, इसके जातीय समुदाय क्या यहाँ तक है, क्या यहाँ तक है, कि इस सीमा तक है, इसका आकलन नहीं किया गया था, जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिलता है, जो आने वाले समय में आपको लगता है ये सब चीजें उभर कर सामने, तभी तो विवाद उत्पन्न है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 1956 सीमांकन का विसंगतियां समाधान नहीं किया गया, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो क्षेत्र विशेष का जो सीमांकन करना था वास्तविक रूप से नहीं हुआ, जिसके कारण ये सब समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक देखिए केस स्टडी है, इससे भद्दा मजाक हमारे सोसाइटी का नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष केवल व्यू पाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए किसी विशेष बच्ची का या किसी खास बच्चे का, किसी आम बच्चे का या किसी प्रकार इस प्रकार के घटनाक्रम को आप बढ़ावा देता है। तो ये केस स्टडी आपके तौर पे इसे देखना है, और आप लोग को भी सीखना है कि सेलिब्रिटी को लेकर हर बच्चा समान का हक है, सम्मान का हक, अर्थात उनको आइडियोलॉजी जो उनको है उसका स्टेटस है, निजता का अधिकार उसे प्राप्त है, हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया। तो ये क्या हुआ है कि अमिताभ बच्चन की पोती जो आराध्या है, उसको ना कोई सोशल मीडिया पर क्या किया कि उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया। या तो आप सर्च कीजिएगा युक्ति आईएएस, ठीक ना, युक्ति आईएएस सर्च कीजिएगा, तो सृष्टि देशमुख जो आईएएस है, उनका एक वीडियो आप लोग को, एक चित्र देखने को मिलेगा कि उनकी सैया पे बिठाए हुए हैं, यानी मौत हो गई है, और उनके नाकों में रुई जो डाली जाती है अंतिम संस्कार से पहले कि लाश डिस्पोजल ना हो जाए, वो चित्र है डाली हुई है, और डाला कुछ स्लोगन लिखा हुआ। तो सोच के देखिएगा, पैसे कमाने के लिए या नकली जो स्टेटस प्राप्त करने के लिए, व्यूअरशिप प्राप्त करने के लिए लोग क्या से कहाँ तक पहुंच गए, किसी जिंदा व्यक्ति विशेष को मार दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर गलत आरोप प्रत्यारोप कर दे रहे हैं। इस प्रकार से घटना आपको लगातार देखने को मिल जाता है, जो मानसिक विकृति का कारक बनता रहा। आप लोग जो हैं सभी व्यक्ति, आप हम सभी व्यक्ति इस प्रकार के रील को बढ़ावा देते हैं, इस प्रकार के वीडियो को बढ़ावा देते, इंटरटेनमेंट देखते हैं। आप बहुत से ऐसे वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर पति पत्नी अपने रिश्ते को है ना, अपने जो प्राइवेट टाइम होता है उसको भी स्पेंड करने के लिए सोशल मीडिया पर आ गए हैं। तो सोच के देखिएगा, इस प्रकार से जो विकृत मानसिक है पैसे कमाने का, वो कहीं ना कहीं हमारे मानवीय स्वभाव है उसको समाप्त कर रहा, मानवता को समाप्त कर रहा, जो हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है उसे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। इसको समझने की जरूरत है, और केस स्टडी के तौर पर आपको ये समझने की जरूरत है कि केस स्टडी आपको क्या देता है। तो यह बात बोलता है कि निजता का अधिकार इंटरनेट मीडिया पर यूज में सार्वजनिक जो प्रतिष्ठा बच्चों के खेल बन गई है, वो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक बच्चे को मानसिक प्रताड़ना के तौर पर, शारीरिक प्रताड़ना के तौर पर ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। आरोप लगाना बचपन परिवार का, ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, और भी जो मैंने उदाहरण दिया आपको, आप लोग भी देखते होंगे
बहुत से लोग ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं तो आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो उसका ब्लॉग बना रहे हैं। ये और भी पति पत्नी के रिश्ते का जो प्राइवेट क्षण होता है उसके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, या दो पत्नी आप रखे हुए हैं, उसके बाद दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा है, आपके आसपास बच्चे हैं, एक एक ब्लॉग ऐसा आता है जिसमें पति पत्नी है, पत्नी बार बार पति को मारता है, उसके बगल में बच्चा है, तो उस बच्चे में क्या मानसिक प्रवृत्ति डेवलप होगा, सोच के देखिएगा। ये सब चीजें अगर आप लोग भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी हकदार हैं उन सब चीजों को लेकर, तो आज के बाद ही बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपके बच्चे पर यह प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं नेगेटिव जो थिंक होता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं असर देगा। यह एक केस स्टडी के तौर पर आपको लेना चाहिए, समझना चाहिए। और इससे प्रश्न आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू बोर्ड में कि या तो एथिक्स पेपर 4 में आपसे पूछ सकता है, यूपीएससी के एथिक्स पेपर जो 4 है उसमें पूछ सकता है कि लगातार सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने मानवीय स्वभाव में परिवर्तन कर दिया है, वो किन किन आधारों पर यह सिद्ध होता है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा, तो आपको यही सब केस स्टडी बताना है, समझाना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए, तस्करों की कमर तोड़ने के लिए बनेगा जिलों में बनेगा ड्रग नेटवर्क चार्ट। इसके लिए देखिए, सरकार जो वर्तमान सरकार है, समय अवधि में 6 से लेकर 13 और 14 से लेकर 22 तक के कुल आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं किस तरह से कार्य हुए हैं। तो इन आंकड़ों को आप है ना केवल इस तरीके से देखिए, राजनीतिक तौर पर ये आंकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। 2006 से 13 तक कांग्रेस समर्थित सरकार थी, वर्तमान में भाजपा समर्थित सरकार है, दोनों में अंतर कैसे है, पर आपको उस न्यू में नहीं जाना, आपको डाटा से मतलब होना चाहिए। डाटा लिखिएगा, समावधि 6 से 14, 14 से 22, 6 से 13 और 14 से 22 आंकड़े आप लिख लीजिएगा। ये आने वाले समय में कहीं भी काम कर सकता है, आपके लिए उपयोगी बन सकता है। ठीक है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसके लिए सब प्रयास किया। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था, तो आपको क्या करना है, यूज कर लेना है। अब देखिएगा, यूपीएससी जीएस पेपर 1 में आपको भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म क्या है, उससे संबंधित टॉपिक पर यह न्यूज कल कवर करेगा। आप लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, जिसमें बौद्ध शिक्षा पर हम लोग चलते तो नहीं आता जलवायु परिवर्तन, या इस प्रकार के जो वैश्विक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, जहां पर कई महीनों से लोग युद्ध कर रहे हैं, लोग आर्थिक साम्राज्यवाद में पड़े हुए हैं, लोग सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने पर तुले हुए हैं, सब अवसरों का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता अगर बुद्ध के मार्ग पर हम चले होते तो, या इस प्रकार के विचारधारा को भी लेकर चलते तो इस पर हम लोग नहीं समस्या का समाधान किए रहते। तो पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री ने किया संबोधित इसके समाधान में की बात की, बुद्ध का मार्ग भविष्य और निरंतरता का मार्ग था। इसके संदर्भ में बातें स्पष्ट की, कुछ विचारों को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बातें बताई गई है, उसे आप लोग अंडरलाइन किया हुआ है, उसे देखिएगा। बौद्ध साहित्य का सर्वोत्तम लोकप्रिय ग्रंथ जो भगवान बुद्ध अपने धम्म पद में दिया है, उसमें बूंद बूंद पानी के घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार गलतियों से क्या विनाश का कारण बनती है, जो बताया गया। हम लोग बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो ही तो जलवायु परिवर्तन की यह स्थिति आई हुई है। अभी 44 डिग्री टेम्परेचर समान रूप से इलाहाबाद और पटना जैसे क्षेत्रों में देखने को मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या किए हम लोग, अपने इतिहास में उन चीजों को दोहराए हैं जो भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता है, तो उसे हम लोग नहीं करते। अब यहाँ पर बहुत सी बातों को इनके द्वारा बोला गया है कि एक और महीनों से देशों के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, फिर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी मानवता का अस्तित्व आफत बनाकर, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ ना, जो जलवायु परिवर्तन मानवीय अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, तो मानवता को समाप्त करने के लिए कारगर स्थिति पर पहुंची हुई है, उस उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया है। तो ये सब समस्या आपको देखने को, प्रजातियां विलुप्त हो रही, इकोसिस्टम इकोलॉजी डैमेज हो रहा है, सभी बातें की बात की गई है। बुद्ध का बौद्ध मानवता को विश्वास बनाता है, या इस प्रकार से घटनाक्रम मिशन लाइफ की चर्चा इनके द्वारा की गई, जो बुद्ध के प्रेरणाओं से ही प्रभावित है। तो मिशन लाइफ क्या है, मैं पहले भी चर्चा किया हूँ जब ये कॉन्सेप्ट आया था। तो आप लोग देखिए, सभी न्यूज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बस आप जो स्टूडेंट हैं किस तरीके से न्यूज पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम ओरिएंट बनाना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसे आप लोग को समझने की जरूरत है।
तो ये आप थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम कीजिएगा, यह आपको काम देगा। अब कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा की नोट्स के तौर पर। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पर जो पीएम के द्वारा बोली गई जो बात है उसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कहीं भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे बुध के मार्ग में परियक्ति, परिपति और परिवधि यानी थ्योरी, प्रैक्टिस और जो रियलाइजेशन है कि पीछे 9 वर्षों के भारत इन 3 बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ा है। तो ये सब की बातें की गई है, जोड़ने का प्रयास किया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की ही सबसे बड़ी खूबी है, सभी अवसरों को है ना किसी किसी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करते, ताकि वो चीज़ें है ना कनेक्ट हो सके। तो आप सोच के देखिएगा, ऐसे आपको भी बननी चाहिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे की नोट्स कुछ बातें हैं। जैसे बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुआ है, तो लगभग 2600 वर्ष पूर्व के आसपास हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा चार आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा, ऐसे हिस्ट्री की क्लास में आप लोग को पढ़ाई गई है। तो आप लोग को ये सब चीजें कवर करनी है। जैसे दुख पीड़ा और जिसका विलुप्त होना बुद्ध के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। बौद्ध धर्म आत्मज्ञान निर्माण के प्राप्ति के लिए मार्ग का जीवन के प्राप्त किया जा सकता है, जीवन में ही प्राप्त किया जाता है। ऐसा जो आत्मज्ञान है, निर्माण की जो प्राप्ति का मार्ग है, वो सब प्राप्त किया जा सकता है। साथ में आप लोग को क्या है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है। अर्थात बौद्ध धर्म क्या देता है, एक समान मध्यस्थता का एक नियम देता है, जिसमें शाखाएं, अब बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। महायान जो मूर्ति पूजा करता है, हीनयान, थेरयान, वज्रयान जो या तांत्रिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आप लोग ये सब पहले ही पता है, क्लास में आप लोग को, इसलिए मैं नोट कर दिया हूँ ताकि इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ है, त्रिपिटक जिसे हम लोग बोलते हैं, बार बार एग्जाम में पूछता है पीटी में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक क्या है, मठवासियों जीवन के नियम लागू जो मठ में रहते हैं उनके लिए था। सुत्त पिटक बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं या धर्म से संबंधित है। अभिधम पिटक एक दार्शनिक विश्लेषक या शिक्षण का व्यवस्थान है, अर्थात शिक्षण देता है, इससे संबंधित है। यूनेस्को द्वारा विरासत में जो स्थल है, जैसे कौन कौन से बौद्ध धर्म के विरासत शामिल किया, जिसमें बोध गया का बिहार का महाबोधि विहार परिसर है। नालंदा जो बिहार में है, नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल है, उसे शामिल किया गया है। अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र की जो है उसे शामिल किया गया। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध स्मारक है, उसे भी यूनेस्को ने अपने विरासत में शामिल किया। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजें हैं, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम ओरिएंट चीजों को कवर कर सके। देखिए, दैनिक जागरण आपको यह समझाता है, यह बताता है कि एग्जाम में कैसे आपको टॉपिक कनेक्ट करने हैं। अब जो करंट में कवर हुए हैं वो जरूर कहीं ना कहीं आपको स्टैटिक्स पार्ट से जुड़ा हुआ है, उससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले युक्ति है इसका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ विजडम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, डाउनलोड करके इसका लाभ लीजिए, जो बहुत ही कम प्राइस पर आपको चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। तो सहयोगी बनिए, ठीक ना। और सपोर्टिव मैसेज यूट्यूब पर ज़रूर डालिए ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सके। क्या बेहतर आप लोग को लगता है हमारी क्लास में, किस प्रकार से आप लोगों को उपयोगी बना रहा है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। अब भारत के पास दक्षिण कोरिया की तरह समृद्ध है अवसर। तो जो देखिए कल रिपोर्ट आया है, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो ये जो टॉपिक है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 मानव संसाधन से जुड़ा रहेगा, जहां पर हम मानव का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो जो दर है रिप्लेसमेंट, जो फर्टिलिटी रेट है कम है भारत का, इस कारण अवसरों का हम संभावना बना सकते हैं। रेसेल एशियाई देशों को उदाहरण देते हुए कहते हैं, अर्थात बढ़ती जनसंख्या चिंताओं पर उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है कि भारत की युवाओं सक्षम बनाने के निवेश कर ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात जिस प्रकार से वो मॉडल तैयार किया है, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ने अपने युवाओं का बेहतर प्रबंधन किया है, उससे लाभ लिया, तो उससे हमें सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि बच्चों की वह औसत संख्या जिन्हें देश की जनसंख्या स्थिर रखने के लिए एक महिला जन्म देती है। अर्थात इतनी औसत संख्या जिससे ना भारत, ये किसी देश का है ना,
औसत जनसंख्या कायम किया जा सके, उसके लिए है ना महिलाओं के द्वारा जो संतानों की उत्पत्ति की जाती है वो इसके लिए रेट को निर्धारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में यह दर 2 है, 2 जरूरी है, और भारत के राज्यों में यह अलग अलग है, जिसमें पंजाब में रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 1.6 है, तो बिहार में ही 3 है। तो आंकड़े आपको याद रखने चाहिए ये सब। और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.56 रही है, तो ये सब आंकड़े आपको याद होने चाहिए। और इसके संदर्भ में आगे भी बातें की गई, जो लास्ट कल के ही चीज़ों को यहाँ कवर किया गया, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है संरक्षण में भारत ने अपनाई यूएई का मॉडल। तो यूएई मॉडल ने क्या किया है, इसको पहले आप लोग जानिएगा। इसके संरक्षण में संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, होबारा यह सोन चिड़िया जैसी एक पक्षी है लेकिन उसमें छोटा होता है, के संरक्षण लेकर अपनाई गई तकनीक का सहारा लिया कि यह पहले सफल हुई, उसके बाद इसके यूएई मॉडल को यहाँ लाया गया प्रजनन दर बढ़ाने के लिए। यह मॉडल को अपनाएगा भारत भी। इसके लिए देखिए बहुत सी चीज़ें की गई है, डाटा इस प्रकार के संग्रह किए गए हैं ताकि हम उसके लिए सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए उपयोग कर सके। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 वन जीव संरक्षण के टॉपिक में आएगा, या आईसीएन लिस्ट जो जारी करता है उससे संबंधित चीज़ों पर कवर करेगा। तो देखिए सोन चिड़ैया क्या है, तो चिड़ैया इसके बारे में देखिए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखिए आरडी ओटिस नाइग्रिफिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। राजस्थान का राजकीय पक्षी है। तो यह इसकी अधिकतम आबादी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान गुजरात तक सीमित है। महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश जैसे भी ये प्रजातियां कम संख्या में छुटपुट तरीके से पाई भी जाती है। ये पक्षी है, कहीं भी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। पर सबसे अधिक जनसंख्या इसकी कहाँ पाई जाती संख्या, राजस्थान और आपको गुजरात में। इसका सुरक्षा की स्थिति हम लोग जांच लेते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का रेड लिस्ट जो जारी होता है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। वन जीव वनस्पति लुप्तप्राय प्राणी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का कन्वेंशन है सिटीज CITES सिटी, जिसमें परिशिष्ट वन में आती है। प्रवासी भारतीय प्रजाति जो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण का अभी समय CMS है, उसकी परिशिष्ट वन में आती है, सूची वन में आती है। ध्यान रखिएगा जो आपको वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची वन में आती है। तो इस सभी पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, आप PDF देखिएगा जाके, आपको मिल जाएगा। जो रेगुलर PDF देखते हैं वो आपको पता होगा। इस कौन से क्लास में मैं अभी मिस कर गया हूँ, मैं आपको सर्च करके बता दूंगा। जल्दबाजी लेट हो गया था न्यूज एनालिसिस करने में, तो इस डेट को यह मेंशन नहीं कर पाया हूँ, पर आप लोग जब सूची शेयर की जाएगी वहाँ पर मैं कर दूंगा। अब कार्यक्रम क्या है, संरक्षण के कार्यक्रम क्या है, तो देखिए प्रजाति पुनर्स्थापित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें पर्यावरण वन मंत्रालय जो है वन जीव आवास को एकीकृत विकास वहन योग्य तहत प्रजाति पुनर्स्थापित कार्यक्रम चला रहा है, अर्थात पर्यावरण वन जल मंत्रालय वो चलाता है। इसको ध्यान में रखना है। पर्यावरण अनुकूल उपाय भी किए गए हैं, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्य जीव पावर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे लाइन और अन्य पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव को कम करने के पर्यावरण अनुकूल उपायों को सुझाव देने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान चलाया गया है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये सब योजना शुरू किया गया। इन योजनाओं का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। और अब मान लीजिए राजस्थान से आप स्टूडेंट है तो इस प्रोजेक्ट के बारे में विशेष तौर पर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, तो इसे आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए दैनिक जागरण केवल आपको यह ना बताता है कि किन किन टॉपिक को कवर करना है। यहाँ पर विस्तृत जानकारी अगर दी जाएगी तो 5-6 घंटे का क्लास हो जाएगा, जो उपयोगी नहीं होगा। बस आप लोग को हिंट्स दे दिया जाता है, इसको कवर कर लीजिएगा। बाकी PDF में आप लोग चीज़ें प्राप्त हो जाती है, तो आप PDF देख सकते हैं UPI के प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐप डाउनलोड करके। अब देखिए भ्रष्टारोजी अधिनियम धारा 17A को जोड़ना सही कदम है। उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी उनके द्वारा बोला गया है। ध्यान रखिएगा 2018 में भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम संशोधन जरिए धारा 17A को शामिल किया गया, जिसमें क्या किया गया है कि सेवक अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन कर सकेंगे। धनखड़ 16वें लोक सेवा दिवस अर्थात के अवसर पर आपको कल लोक सेवा दिवस मनाया गया है, सिविल सर्विस डे मनाया गया है कल। तो ध्यान रखिएगा, उसके उद्घाटन समारोह में ये बातें कर रहे थे। कैसे हम लोग प्रशासनिक लोगों को कर्तव्यनिष्ठ बनाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्र सदैव प्रथम है हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत
होना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसे ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बनाया गया है। चलिए, हड़ताल नहीं कर सकते वकील, न्यायिक कार्य होते हैं प्रभावित, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। और एक निवारण समिति बनाने की बात की गई है, जिसमें क्या है, जिला जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, समिति की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और समिति के जो 2 अन्य वरिष्ठ न्यायिक जस्टिस होंगे, उसमें से एक जस्टिस न्यायिक सेवाओं से होंगे और एक बार काउंसिल जो होता है उससे संबंधित लोग होंगे। तो यहाँ पर दोनों न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन अध्यक्ष नामित करेंगे। तो इसके लिए बताया गया फॉर्मेट। तो आप जानते होंगे न्याय में देरी हो रही, उसका पीछे कारण यह भी है कि न्यायिक सेवा में हड़तालें हो जाती है लंबी समय तक। ये सब चीज़ें हो जाने को रोकने के लिए न्यायिक त्वरित न्याय और उनके संबंधित वकीलों का जो भी फाइलिंग होगा उससे संबंधित चीज़ों का निपटान करने के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति के गठन की बात की गई है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। अब लोकतंत्र को चाहिए माफिया से मुक्ति, तो ये प्रकाश सिंह है। देखिए, प्रकाश सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। उनके द्वारा ये बातें बोली गई है। और जो मैं लगातार 3-4 दिनों से आप लोगों को ये बातें बोल रहा हूँ ना कि माफिया पर कभी भी किसी भी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर करता है तो पूरा कुनबा, राजनीतिक कुनबा परेशान होता है और लोकतंत्र का जो मूला आधार है वो प्रभावित होता है। और जो भी सपोर्ट करता है माफियाओं को, समझिए उसके दाल में पूरी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। सोच के देखिएगा यहाँ पर अपने, क्योंकि एक आम जनता को क्या चाहिए, भय मुक्त प्रशासन चाहिए, भय मुक्त सोसाइटी चाहिए। ये सब चीज़ों को लेकर वो चाहता है कि मेरी आम जिंदगी में किसी प्रकार का हिंसा का प्रयोग न किया जाए। मैं घर से निकलूं और घर वापस लौटूं तो सही तरीके से घर से जाऊं अपने ऑफिस या कहीं भी कार्यस्थल पर, और कार्यस्थल से घर बेहतर तरीके से आऊं। मैं आम जनता को यही चाहिए। इसके बीच में किसी प्रकार का अड़चन आ रहा है तो उसको समाधान कौन करे, राज्य करे, यही चाहता है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें इनके द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। 60 वर्षों में मुझे याद नहीं है, उनके द्वारा, प्रकाश सिंह के द्वारा इनके बोला जाता है, खूंखार अपराधियों के मारे जाने पर इतना विवाद खड़ा हो, जैसा क्यों हो रहा है। तो आज की तारीख में विरोधी पार्टियां हैं, एकजुट होकर भाजपा कटघरे में खड़ा कर रही है। ये कहीं ना कहीं हद है, किसी न किसी रूप से यह सही मानी जाती है। एक पार्टी विशेष को, विचारधारा को, है ना, वैचारिक रूप से आप मतभेद रख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति पर पूरी सिस्टम लगा दें विरोध के लिए पूरे इनके प्राकृतिक तरीके से, यह कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षति का कारक बन सकता है, राजनीतिक वैचारिक क्षति का कारक बन सकता है, जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण 2024 में लोकसभा चुनाव, यह कहीं ना कहीं यह भी फैक्टर एक है। ध्रुवीकरण करने की जरूरत की जा रही है, मुस्लिमों का हितैषी बनने का प्रयास किया जा रहा है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। तो मुस्लिमों को, जो मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी पता है मेरे हित में कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन मैं स्वच्छंद होकर काम में जा रहा हूँ, मुझे रोजगार दे रहा है, मैं भय मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है, उसको भी पता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो किसी भी धर्म विशेष के हैं उनको नहीं समझाया जाता। जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध है, जो समस्याओं को समझते हैं कि वास्तविक समस्या क्या है, उसका समाधान। इसके साथ ही देखिए, इसका मुख्य कारण हो गया आखिर क्या आतिक अहमद कौन था। प्रयाग में एक टांगे वाले व्यक्ति, लड़का जो है 17 साल की उम्र में हत्या कर देता है, अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है, फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मसलन जैसे उसने क्या क्या किया, हत्या किया, डकैती किया, बलवा किया, मारपीट किया, अपहरण किया, सरकारी कामकाज में दखल दिया है, दूसरे के जमीन हड़पना आदि कार्य किए। इसके विरुद्ध लगभग 101 एफआईआर दर्ज है। सोच के देखिएगा, और किसी भी मामले में अभी तक सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिस्टम पंगु बना के रखे हुए था, अपने जागीर बना के रखे हुए थे, अपने घर की जागीर बना के रखे हुए था। तो ही तो एफआईआर होता था और सजा उसे प्राप्त नहीं है। जब हुई पहले मामले में उसे सजा मिली और उसे उम्र कैद की सजा मिली, इतना हाई तौबा हो गया। बीच में उसके कुछ अराजक जो लोग थे, उसके विरोधी थे या कोई भी, अभी तो जांच प्रक्रिया चल रही है, उसने हत्या कर दी, इतना बवाल हो गया। अब देखिए, ऐसा केवल यूपी में ही नहीं, बहुत जगह भी है। केवल जमानत देने के मामले में एक के बाद एक 10 जजों ने इसकी सुनवाई में अपने असमर्थता प्रकट की थी। सोच रही, उसका खौफ इतना था कि 10 जज ने इसकी सुनवाई में असमर्थता व्यक्त कर दिया कि नहीं, मैं नहीं सुन सकता हूँ, कुछ दिक्कत है मुझे, या पर्सनल कुछ इंटेंशन बता के वो चले जाते हैं। तो यह समस्या आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर 28 मार्च 2023 में उसे आजीवन कारावास दिया गया। ये सब चीजें आपको
समझने की जरूरत है। और ऐसा नहीं केवल ये उत्तर प्रदेश में ये कहानी है, महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम आपको नाम सुनते हैं, हाजी मस्तान, याकूब मेनन, वर्धराजन मुद्दालिब का नाम प्रमुख है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, श्री प्रकाश शुक्ला आदि आपको देखने को, उससे प्रकार विकास दुबे का नाम सुने होंगे आप लोग। बिहार में शहाबुद्दीन, इस प्रकार के नाम चर्चा आपको देखने को मिलेगा और अनेक कई नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 1993 एक बोहरा समिति बनी थी, वीएन वोहरा, जिसमें राजनीतिक में अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण से संबंधित कुछ टॉपिक को इसने क्लियर किया था, बताया था कि इसको रोकने की जरूरत है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये सब चीजें आपको बताई गई थी। तो गहन अध्ययन हुआ, उसका निपटने का सुझाव दिया। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था माफिया गिरोह कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार चला रहे हैं, वो सरकार सिस्टम में शामिल नहीं है, वो समानांतर सरकार कर रहे हैं। जैसे न्यायपालिका कार्य करती है वैसे इसके लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे विधायिका कार्य करते नियम कानून बनाते वैसे प्रशासनिक लोग जो कार्य करते हैं, कार्यपालिका जैसे कार्य करते इसके लोग कार्य कर रहे हैं। अर्थात एक समानांतर सरकार इन्होंने गठन कर लिया, उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, समझने की जरूरत है कि इस प्रकार के लोगों को हम संरक्षण देते हैं तो किस प्रकार के सिस्टम को डेवलप करते हैं और इन लोगों को आम जनता कैसे समर्थन देती है। मैंने आप लोगों को थ्योरी बताया था आज़ादी से पहले की घटनाक्रम के बाद लोग कैसे, आज़ादी के बाद भी कैसे समस्याएं, आप समस्या से निवारण के लिए इन नेताओं, इन लोगों का समर्थन देते हैं, प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, परंतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया और उठाया भी गया कैसा जाता कि समस्या आपको देखने को मिलती है। हमारे लोकतंत्र में ऐसी विकृतियां आ गई तो सभी पार्टियों ने अपने दरवाजे अपराधियों के लिए खोल दिया और सभी लोगों ने कुख्यात अपराधियों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के घिनौना गठजोड़ बन गया। ये सभी से छिपा किसी से नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि किस पार्टी में कौन लोग इस प्रकार के छवि के लोग हैं और उसका विरोध नहीं कर पाते, बाहर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक वोटिंग परसेंटेज देने के लिए, वो उसे सफल जीत देने के लिए दर्ज कराता है, सहयोग करता है पार्टी सत्ता में आने के लिए। तो इस प्रकार से घटनाक्रम आपको देखने को मिल जाता है। केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही इसे समाप्त कर सकती है। किसी पार्टी विशेष का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी उसी में आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। माफिया विरोधी किसी भी अभियान में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये घटना स्वाभाविक या यह घटना स्क्रिप्टेड था, यह स्वाभाविक रूप से चूक देखने को मिलती है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो इसके बाद 15 अप्रैल को पुलिस में हो जब यह घटना हुआ, अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को डॉक्टरी जांच के लिए ले जा रही थी, उसमें 3 गुमनाम युवा जो अपराधी थे उन्होंने क्या किया, गोली मार दिया। ये सब घटनाक्रम आपको देखने को मिला होगा। तो इस प्रकार से निसंदेह क्या करना है, पुलिस पर हम लोग डायरेक्ट आरोप प्रत्यारोप तो लगा देते हैं, पर निष्कर्ष जब तक नहीं आ जाए तब तक आप इसके अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचिएगा। ये सब चीजें बताई गई। यह पता लगाया जाना चाहिए कि हत्या के पीछे का उद्देश्य क्या था। पुलिस विवेचना में न्यायिक जांच की सच्चाई सामने आ जानी चाहिए, तब तक कोई आरोप प्रत्यारोप दौर बंद कर देने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए कौन व्यक्ति विशेष रूप से, जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अब बात की जाती है, देखिए विदेशी मीडिया ने इन घटनाओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। बीबीसी के एक पूर्व सांसद के मारे जाने की चर्चा करता है, माफिया डॉन नहीं। तो सोच के देखिएगा इस व्यक्ति का किस तरह से क्लैरिफिकेशन किया जाता है, कॉलर को साफ किया जा सकता है जो हजारों गुनाहों का अभियुक्त है। सोच के देखिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात पर जोर देता है कि भारत में एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग की जा रही है, पर उसे यह नहीं स्पष्ट है कि पश्चिमी जगत अभी भी अपनी उपनिवेशिक मानसिकता और श्रेष्ठता से ऊपर नहीं उठ पाया। न्यूयॉर्क टाइम्स को शायद यह बताने की आवश्यकता है कि अमेरिका में हर वर्ष कितना है कि 1000 से अधिक जुडिशरी किलिंग होती है। हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कोई पुलिस अधिकारी एक काले व्यक्ति को केवल इसलिए मार देता है कि उसने कुछ आवाज उठाया था, उसे गोली सामने सिर पर गोली मार दी, जिसमें विवाद हुआ था। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम कभी भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं रखेगा कि जुडिशरी किलिंग हो रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्या मजिस्ट्रेट और जजों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, वहीं नेताओं का एक वर्ग सत्ता के लिए किसी भी सांठगांठ करने के तत्पर रहता है। अगर माफिया नेता सरकारी कर्मियों की गठजोड़ नहीं तोड़ा गया तो यही समस्या उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर यह है कि अगर राजनीति से अपराधीकरण समाप्त करना है तो पहले क्या करना होगा, अपराधियों को समाप्त करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। दूसरा, उसे राजनीति में आने के लिए अवसर ही नहीं देना चाहिए राजनीतिक दलों के द्वारा। और अब समय आ गया कि जनता को शासन प्रशासन पर अधिक भरोसा देना चाहिए। साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था को अपने जो लेट लपीथी वाला कॉन्सेप्ट है वो कम करने की जरूरत है।
जैसे न्याय मिले, एक निश्चित समय में उसे कोई भी मामला आता है न्यायालय के बेंच पर आता है, तो एक निश्चित समय में उस व्यक्ति विशेष को न्याय मिल जाना चाहिए, उस पक्ष को मिल जाए, ताकि भरोसा कायम हो सके और ये लोग सिस्टम के पास जाए, ना कि इन माफियाओं के पास जाए, इन लोगों के पास जाकर अपनी समस्या समाधान ढूंढने के लिए अन्य विकल्प की तलाश करें। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या को मिले आज़ादी, तो इस पर एक आपको कल भी मैंने एनालिसिस किया था, इसे बस डेट बाय डेट आप देख लीजिएगा। यह आपको बताया गया है किस जनगणना में कैसे आंकड़े बढ़े हैं, और 66 के बाद 71 के बाद स्थिति क्या रही, 76 के बाद संशोधन जो किया गया 42वां संविधान संशोधन, जिसमें एक अनुसूची जोड़ी गई, संवर्धित सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया, तो वो कॉन्सेप्ट के बाद कैसे स्थितियां बदली, फिर भी आंकड़े बढ़ रहे थे। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम 100 विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुके, 144 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो सोच के देखिएगा ये आंकड़े कैसे बदले हैं, किस रूप से हम जवाबदेह बनना चाहते हैं, ये सब बातें की गई है। तो थोड़ा सा इसे आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। अब नागरिक सेवाओं का समग्र पहुंच से संभव तीव्र प्रगति है, अर्थात नागरिक सेवाओं का समग्र पहुंच से संभव है तीव्र प्रगति। तो अगर हम नागरिक सेवाओं को तीव्र गति से पहुंचाते हैं, अर्थात एक सचिव लेवल से लेकर एक ग्राउंड लेवल पर जो पंचायत होता वहाँ तक लोग हम सेवाएं कैसे त्वरित रूप से पहुँचाए, इसके लिए जब ये सिस्टम डेवलप हो जाए तो तीव्र विकास होगा देश, समाज और क्षेत्र का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2006 से, वर्ष 2006 से क्या किया जाए, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या, केंद्र इसी वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संगठित किए गए असाधारण नवोन्मेषी कार्य के लिए पहचान किए गए पुरस्कृत करते हुए लोक सेवा को बेहतर प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना शुरू किया गया, और 448 जिलों में 1000 नामांकन में 16 सिविल सेवकों को पुरस्कार दिया जाता है। अब 2022 में लोक सेवा, ये सब बातें की गई है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, विशेष कुछ नहीं है, बस लोग सिविल सेवा कैसे मनाते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पर ये बातें की गई है कि जो आजकल सिविल सेवा किस तरह के विकसित हुई है। एकदम आरंभ में अगर जाए तो सिविल सेवा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक नामांकित करते थे, जिन्हें लंदन के हेलवरी कॉलेज में प्रशिक्षित कर भारत भेज दिया था। योग्यता आधारित जो सिविल सेवा है उस मैकाले रिपोर्ट के बाद आता है, 1854 के बाद आता है। और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा में क्या स्थान प्रतियोगी परीक्षा आरंभ करता है, उसके बाद सब चीज़ें उभर कर सामने। वर्तमान स्वरूप में हम देखें तो आजकल दिवस को तात्विक हम किताबों तक ही सीमित कर रखे हैं, केवल दिन तिथि तक ही, पर वास्तविक हम लोग कैसे समाधान इसका ढूंढे इसके बारे में चर्चा करता है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कुछ विशेष नहीं है, उसी चीज़ों को पढ़ना उचित नहीं लगता तो चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। चलिए आज का एनालिसिस इतना ही है, फिर कल एक न्यूज एनालिसिस के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। UPI इसको ऐप का डाउनलोड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो भी हो सके UPI से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां पर मैं रिव्यू कर दूंगा। आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो हमें सपोर्ट करने में अपना योगदान करिए। धन्यवाद, जय हिंद।